स्वागत है आप सभी का क्लीन न्यूज इंडिया में। यहाँ बात होगी सिर्फ काम की, सीधी सटीक और ताज़ा खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। हर मुद्दा उठाया जाएगा, हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा। क्लीन न्यूज इंडिया, सच वो जो आपको जानना चाहिए। 25 से 27 मई तक भारी बारिश और तूफान मचाएगा कहर। इन 70 जिलों में हाई अलर्ट जारी। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। जहां एक ओर उत्तर भारत में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं दक्षिण भारत में भारी वर्षा का अनुमान है। इन सब के बीच पंजाब और हरियाणा में अभी भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। यूपी के जिले में बड़ा आतंकी खुलासा। मोहब्बत के जाल में फंसा युवक बना आईएसआई का सबसे खतरनाक एजेंट। भारत में जासूसी की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। यह मामला ज्योति जासूसी केस से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद देश के कई हिस्सों से 15 से ज्यादा जासूस पकड़े जा चुके हैं। पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत का कड़ा जवाब। थरूर बोले, आतंक को मिट्टी में मिलाया, अब दुनिया भी एकजुट हो। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले का संयमित और संतुलित तरीके से जवाब दिया। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। थरूर ने दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। दिल्ली बनी जल नगरी, उड़ानें थमी, सड़कों पर कारें बनी नावें। दिल्ली एनसीआर में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। दिन भर की तेज धूप के बाद अचानक मौसम ने करवट ली, जिसके लिए मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। इस बारिश ने दिल्ली के लोगों को गर्मी से तो राहत दी, लेकिन इसके साथ ही कई इलाकों में जल भराव से मुश्किलें भी बढ़ गईं। देश में कोरोना से एक और मौत। बेंगलुरु में 84 साल के बुजुर्ग ने तोड़ा दम। कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ाने लगा है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के मिलने के बाद एक और मरीज की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बेंगलुरु में कोरोना पीड़ित 84 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। इससे पहले ठाणे में 21 साल के युवक की मौत हुई थी। देश में अब तक कोरोना के 350 एक्टिव केस हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय महाराष्ट्र दौरा आज से। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि शाह रविवार रात यहां पहुंचेंगे और 26 मई को जामथा में नागपुर कैंसर संस्थान में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर चिंचोली गांव में राष्ट्रीय फोरेंसिक विश्वविद्यालय के उप केंद्र की आधारशिला रखेंगे। सिख से ईसाई बने 150 लोगों ने की घर वापसी, पुण्य अपनाया सनातन धर्म। नेपाल सीमा से सटे जनपद पीलीभीत के गांवों में सिख से ईसाई बने लोगों की घर वापसी के लिए गांव में बने गुरुद्वारे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संदेह के घेरे में आए 500 लोगों को बुलाया गया, लेकिन 150 ही लोग गुरुद्वारे में आए और उनकी गुरुद्वारा वापसी कराई गई। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री सोहन सोलंकी ने लोगों को जागरूक किया और सिख धर्म के इतिहास पर प्रकाश डाला। पंजाब की राह पर यूपी का पीलीभीत। 3000 सिखों को डरा धमकाकर ईसाई बनाने का दावा, अवैध धर्मांतरण से प्रशासन के उड़े होश। पंजाब जिस ईसाई धर्मांतरण के खेल से इस वक्त जूझ रहा है, वहीं धर्मांतरण का खेल अब यूपी के पीलीभीत जिले में भी जोर पकड़ दिया रहा है। जिले के भारत नेपाल बॉर्डर से लगे क्षेत्र में धर्मांतरण का यह खेल जारी है और लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने की बात कही। यूपी सरकार का 2026 से 27 तक 347 नई टीएचआर इकाइयां स्थापित करने का रखा लक्ष्य। कुपोषण के खिलाफ अभियान तेज। शनिवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि राज्य में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार कुपोषण के खिलाफ अपने अभियान को तेज कर रही है। अब आधार, पैन और राशन कार्ड से नहीं साबित होगी आपकी नागरिकता, सिर्फ ये 2 डॉक्यूमेंट मान्य। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान तेज होने के बाद अब खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड जैसे दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय नागरिकता का सबूत केवल वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट ही माना जाएगा।
यह फैसला केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया गया है, जिसका मकसद बढ़ती अवैध घुसपैठ को रोकना है। हिंदू मजबूत नहीं होगा तो कोई नहीं करेगा उनकी चिंता। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिया बड़ा बयान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत का हिंदू समाज मजबूत होता है तो स्वाभाविक रूप से दुनिया भर के हिंदुओं को भी ताकत मिलेगी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने पड़ोसी देशों में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और मानवाधिकार संगठनों की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू समाज खुद मजबूत नहीं होगा, तब तक तो दुनिया में कोई उनके बारे में टेंशन नहीं लेगा। 4 राज्यों में उपचुनाव का ऐलान। वोटिंग से पहले मोबाइल फोन के लिए रहेगी यह खास व्यवस्था। केंद्रीय चुनाव आयोग ने गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने के लिए तिथियों का ऐलान कर दिया है। इन उपचुनावों के लिए वोटिंग 19 जून को कराई जाएगी, जबकि मतगणना 23 जून को होगी। बिहार चुनाव की तैयारी, जातिगत जनगणना का समर्थन और ऑपरेशन सिंदूर को सैल्यूट। दिल्ली में एनडीए की बैठक से निकले बड़े संदेश। एनडीए की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना पर बधाई प्रस्ताव लाया गया। शिवसेना नेता और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभिनंदन प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की और कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने आम भारतीयों में आत्मविश्वास और गर्व की नई भावना पैदा की है। पाकिस्तान की कठपुतली सरकार से बातचीत करना बेकार, सिर्फ सेना से करेंगे बात। इमरान खान ने दिखाया आईना। पूर्व पीएम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में कानून का शासन पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब यहां जंगल राज कायम है। उन्होंने कहा कि 9 मई की घटना एक झूठा अभियान था। आज तक कोई सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं किया गया है और पिछले 2 साल ने यह साफ कर दिया है कि इसका एकमात्र मकसद पीटीआई को कुचलना था। 3:30 पर ताजमहल को आरडीएक्स विस्फोट से उड़ाने की मिली धमकी। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शनिवार को पूरे शहर में हड़कंप मच गया। केरल से आए एक ईमेल ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया। यह धमकी भरा मेल शनिवार दोपहर 12:30 पर्यटन विभाग, दिल्ली पुलिस और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया था, जिसमें दोपहर 3:30 पर ताजमहल में आरडीएक्स विस्फोट की बात कही गई थी। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री राजग मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने रविवार को दिल्ली में एकजुटता का प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक से 3 अहम राजनीतिक और रणनीतिक संदेश सामने आए। कार्यक्रम का आयोजन कर रही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, जाति आधारित गणना, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ और सुशासन के मुद्दे बैठक के एजेंडे में हैं। जम्मू कश्मीर में जारी हो गया अलर्ट। पुलिस व स्वास्थ्य विभाग को मिले आदेश। सलाल पावर स्टेशन प्रशासन द्वारा लोगों को सितंबर माह तक चिनाब नदी किनारे से दूर रहने की हिदायत जारी की गई है। सलाल पावर स्टेशन प्रशासन द्वारा इस बारे में जिला प्रशासन को भी लिखित तौर पर सूचित किया गया है। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट राकेश कुमार द्वारा भी शनिवार को लिखित तौर पर लोगों के लिए हिदायत और विभिन्न विभागों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के फतेहपुर में यमुना नदी की धारा से अवैध खनन को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पंजाब केसरी के वीडियो को अपने एक्स पर पोस्ट कर कहा, ये है भाजपा के अवैध खनन के भ्रष्टाचार को देखने के लिए न तो दिल्ली का ड्रोन यहां तक पहुंच पाता है, न लखनऊ का कोई सीसीटीवी। भाजपा राज में हो रहे अवैध कांड सरेआम उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब सांठगांठ व मिलीभगत से हो रहा है। राहुल गांधी के बयान से पाकिस्तान होता है खुश, स्वामी प्रसाद को भौंकने दीजिए। सेना ने अच्छा काम किया, ऑन ऑपरेशन सिंदूर पर बोले बृजभूषण। भाजपा के पूर्व सांसद और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने शनिवार को सुल्तानपुर में एक कार्यक्रम में कई तीखे बयान दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार और सेना अपने फैसले सोच समझ कर लेती है और ऐसे नेताओं के बयानों का कोई मतलब नहीं है।
ब्रिजभूषण शरण सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऑपरेशन सिंदूर और पीएम फेल वाले बयान पर कहा, उन्हें भौंकने दीजिए, सरकार और सेना का जवाब सही समय पर मिलेगा। ऐसे लोगों के बयान का कोई असर नहीं पड़ता। दुनिया में फिर बजा भारत का डंका। बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, जापान भी छूटा पीछे। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। शनिवार को नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने यह जानकारी शेयर की। उन्होंने नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक के बाद कहा कि ग्लोबल और इकोनॉमिक माहौल भारत के अनुकूल बना हुआ है और मैं जब बोल रहा हूं तब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं। आज हम 4,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं।